गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज तो सही आ रही है आवाज। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। कल जो हमने पढ़ाया था एक बार 5 मिनट के लिए रिपीट कर देते हैं, क्योंकि कल बोल रहे थे नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। कल हमने पर्यटन के बारे में पढ़ा था। पर्यटन क्या है? पर्यटन है कि भ्रमण जो होता है या अवकाश के दिनों में हम किसी स्थान पर घूमने जाते हैं, उसे क्या बोलेंगे बेटा? पर्यटन कहेंगे। बताइए, किसी स्थान पे अवकाश के दिनों में घूमने जाना पर्यटन होता है। कई कई बार हम अवकाश के दिनों के अलावा भी किसी स्थान पे जाते हैं, चाहे आपका कोई बिजनेस का काम हो, ठीक है, या आप किसी क्षेत्र में चिकित्सा प्राप्ति के लिए जा रहे हो, या कोई धार्मिक जो आपकी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए जा रहे हो। तो ये सारी क्रियाएं जो हमें अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर कहीं जाते हैं भ्रमण के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे? पर्यटन कहेंगे। क्या कहेंगे? पर्यटन कहेंगे। बताओ, पर्यटन है वो विश्व का सबसे बड़ा व्यवसाय उभर कर सामने आया है। सबसे बड़ा व्यवसाय उभर कर सामने आया है। कैसे आया है? क्योंकि पर्यटन जो है उसके द्वारा विश्व के अधिकांश लोगों को, पर्यटन कौन से सेक्टर में माना जा रहा है बेटा? कौन से सेक्टर में माना जा रहा है? सेवा सेक्टर में। तो विश्व में जो लोग हैं उन लोगों को क्या मिल रहा है? रोजगार मिल रहा है। किसके द्वारा? पर्यटन के द्वारा। इसके अलावा देश को किसकी प्राप्ति हो रही है? राजस्व की प्राप्ति हो रही है। किसके द्वारा? पर्यटन के द्वारा। तो राजस्व का 25% विश्व का और आपकी जीडीपी का 40% आपका कहाँ से मिल रहा है? हमें पर्यटन से मिल रहा है। ये चीज हमने कल पढ़ ली थी, पढ़ लिया था ना, कि जीडीपी का 40% और कुल अपने रेवेन्यू का 25% हमें कहाँ से मिल रहा है? पर्यटन से मिल रहा है। इसके अलावा हमने कल पढ़ा था कि विश्व में पर्यटन के कौन कौन से मुख्य क्षेत्र है। तो विश्व में पर्यटन के मुख्य क्षेत्रों में एक तो नाम आता है बेटा भूमध्य सागरीय प्रदेश का, जो हमने पढ़ा। कोई ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको लोकेशन ही नहीं पता भूमध्य सागर की? हमने भूमध्य सागरीय कृषि पढ़ी थी बेटा। भूमध्य सागरीय कृषि पढ़ी थी ना? अरे भूमध्य सागरीय कृषि पढ़ी थी ना? यस या नो? कोई जवाब ही नहीं है। आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस पढ़ी सर, थी ना? पढ़ी थी। यस सर। सागरीय कृषि कहाँ कौन से क्षेत्रों में होती है? विश्व के 30 से 40 डिग्री अक्षांश वाले प्रदेशों में कौन सी कृषि होती है? भूमध्य सागरीय कृषि होती है। और भूमध्य सागर की लोकेशन है आपके यूरोप और अफ्रीका के बीच में। यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो सागर है वह कौन सा है? भूमध्य सागर है। सुखद जलवायु का अनुभव होता है, इसलिए लोग यहाँ पे पर्यटन करने जाते हैं। इसके अलावा कौन सा है? इसके अलावा भारत का पश्चिमी भाग, जिसमें लोग पर्यटन करने जाते हैं। भारत के पश्चिमी भाग यानी गोवा वाला क्षेत्र, यहाँ पे मुंबई वाले क्षेत्र में, केरल वाले भाग में, यहाँ पे लोग पर्यटन करने जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ की जलवायु कैसी है? यहाँ की जलवायु भूमध्य सागरीय तुल्य जलवायु है, जिसमें क्या है? न तो गर्मी है न ही सर्दी है। लेकिन ये ध्यान रखना, जब वर्षा काल होता है तो यहाँ पे बहुत बुरा हाल होता है। चिपचिपा मौसम हो जाता है। चिपचिपा मौसम हो जाता है। ठीक है, ये हमारे इस तट की बात नहीं है, विश्व के सभी तटों की बात है। हमने एक विंड पढ़ी थी बेटा, डॉक्टर कौन है? 11th क्लास में। वर्ग डोल्फर, डॉक्टर पढ़ी थी ना? ध्यान दीजिए, ये जो आपकी पौने हैं, वर्गडोर्फर है, डॉक्टर है,
डॉक्टर कहाँ पे चली थी? आपके गिनी वाले तट पर, और सहारा से आ रही थी। और इस तट पे क्या था कि वही माहौल था जो हमारे तट पर है। तो ये सहारा के क्षेत्र से आ रही थी और कैसी पवनी थी? शुष्क पवनी थी। और यहाँ आकर के इस भाग की आर्द्रता को वह खत्म कर रही है। और आर्द्रता खत्म कर रही, तो वहां के लोग हैं जो उस चिपचिपेपन से बहुत ही परेशान थे, वो लोग सुखद जलवायु का अनुभव करते हैं। इस कारण से इसे क्या बोलते हैं? डॉक्टर हवाएं कहते हैं। ठीक है, तो भारत का पश्चिमी भाग, इसके अलावा आपके भारत का उत्तरी भाग, उत्तरी भाग जो आपका हिल स्टेशन है वह। इसके अलावा और बताओ, ये तो हमने जलवायु आधार पे देखा है। जैसे राजस्थान ऐतिहासिक दृष्टि से, ठीक है, राजस्थान ऐतिहासिक दृष्टि से भ्रमण का क्षेत्र है। और हमारे जितने भी धार्मिक स्थल है, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, वो भी पर्यटन के केंद्र माने जाते हैं। और जितने भी विशिष्ट बाजार है, विशिष्ट बाजार, वो भी पर्यटन के केंद्र माने जाते हैं। तो आप बोलो, विश्व में कौन कौन से क्षेत्र पर्यटन के हैं? जो सांस्कृतिक सामाजिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जो धार्मिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो क्षेत्र भी, जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो क्षेत्र भी, जो आपके बाजार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो क्षेत्र भी, और जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो क्षेत्र भी आपके पर्यटन के स्रोत माने जाते हैं। और इसमें एक शब्द आया था ऋतुनिष्ठ परिवर्तन पर्यटन, कल बताया था बेटा, बताइए ऋतुनिष्ठ पर्यटन किसे कहेंगे? ऋतुनिष्ठ पर्यटन के अनुसार कार्य करना। हाँ, कल पढ़ा दिया ना हमने। पर्यटन का जो रूप है वो ऋतु के अनुसार पर्यटन को हम प्राप्त करते हैं, उसे हम ऋतुनिष्ठ पर्यटन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ऋतुनिष्ठ पर्यटन कहते हैं। अब नेक्स्ट बिंदु, मैं रिपीट कर रहा हूँ इस टॉपिक को पूरे को ही। क्यों कर रहा हूँ? कल की क्लास में आप समझ नहीं पाए थे, आज बिल्कुल सही समझ में आ रहा है ना? अरे दिख रहा है ना बोर्ड? आवाज साफ आ रही है? यस सर। अब अगला बिंदु आता है पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक। रिपीट कर रहा हूँ बेटा इनको मैं सबको, एक बार जल्दी से रिपीट करके फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे। पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक। तो पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला कारक है पर्यटन की मांग। पर्यटन की मांग, पर्यटन की मांग जो है वो निर्भर करती है बेटा जनसंख्या पर, जनसंख्या के आकार पर, कि जनसंख्या कैसी है, उस जनसंख्या के आकार पर पर्यटन की मांग निर्भर करती है। जनसंख्या ज्यादा है तो वहाँ पर्यटन के स्रोत भी है, भाई पर्यटन भी लोग करेंगे। और जनसंख्या कम है तो वहाँ पर्यटन कम होगा। ठीक है, तो जनसंख्या के आकार के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जनसंख्या का आकार बड़ा है या छोटा है वो इतना प्रभाव नहीं दिखाता, लेकिन दूसरा जो मुख्य कारक है जो पर्यटन की मांग को प्रभावित करता है वो आर्थिक कारक। यानी आर्थिक दृष्टि से मजबूत लोग हैं, आर्थिक दृष्टि से मजबूत लोग हैं, वो लोग क्या करेंगे? पर्यटन करेंगे। अब जिन लोगों की मूलभूत सुविधाएं पूरी नहीं हो रही है, जिन लोगों की मूलभूत सुविधाएं पूरी नहीं हो रही है, वो पर्यटन करने की सोचते भी नहीं है। सामान्य बात आप ध्यान रखिए, सब समझदार लोग हैं भाई, आप लोग सब समझदार है, जिनकी मूलभूत आवश्यकता ही पूरी नहीं होगी, क्या वो पर्यटन करने की सोचेगा क्या? यस या नो? नो सर। हाँ, तो यहाँ पर जनसंख्या, मैंने एक कारक यहाँ तो बताया, ये परिवहन जनसंख्या की मांग जो है उसको परिवहन है वो जनसंख्या के आकार के आधार पर प्रभावित होता है। ठीक है, यानी परिवहन की मांग है वो जनसंख्या के आकार के ऊपर प्रभावित होती है।
लेकिन परिवहन के कौन से टाइप प्रभावित होंगे वो निर्भर किस पे करेगा? आर्थिक कारक। कौन से कारक पे निर्भर करेगा? आर्थिक कारक। ऐसे पर्यटन की जो मांग है वो किसके आधार पे प्रभावित होगी? जनसंख्या के आधार पे। किसके आधार पे? जनसंख्या के आधार पे। लेकिन इस जनसंख्या के आधार को भी कौन प्रभावित करेगा? आर्थिक कारक। तो दोनों में परिवहन और पर्यटन दोनों की जो मांग है, इस मांग में अहम भूमिका किसकी है? जनसंख्या की है। किसकी है? जनसंख्या की है। लेकिन जनसंख्या में भी कौन से कारक की भूमिका? आर्थिक कारक की भूमिका इन दोनों का विकास भी करती है, और अगर आर्थिक विकास अच्छा नहीं है तो ये दोनों ही नहीं चलेंगे। समझ में आई कि बात नहीं आई? भाई जहाँ पे लोगों के पास में पैसा ही नहीं है मूलभूत सुविधाएं पूरी करने के लिए, वो लोग कहीं घूमने भी नहीं जाएंगे, और घूमने नहीं जाएंगे, कहीं चीज वस्तु एक्स्ट्रा वस्तु खरीदने नहीं जाएंगे, तो परिवहन साधनों का उपयोग कौन करेगा? नहीं करेगा ना। आज विश्व में हम विकासशील देशों की हालत देखें तो विकासशील देशों में ऐसे गांव हैं जहां पर पर्यटन और परिवहन दोनों ही विकसित नहीं है। फिर भी वर्तमान स्थिति देखें, आजाद सिंह को पता नहीं है कि मेरा ऑडियो ऑन है, ठीक है। फिर भी वर्तमान स्थिति हम देखें तो पर्यटन विभाग है पूर्ण रूप से जोर दे रहा है कि कैसे भी पर्यटन स्थितियां बढ़े, लोगों को सस्ते दर पर पर्यटन कार्य किया करवाया जाए। अब जैसे आप मानते हो कि पर्यटन को प्रभावित करने वाले और कारक कौन से हैं, तो परिवहन तो है ही है। कौन सा? परिवहन। अच्छा परिवहन है, अच्छे सड़क, रेल, जल, वायु, ये सारे परिवहन किसी पर्यटन क्षेत्र पर बहुत विकसित है तो लोग वहां पर जाएंगे निश्चित तौर पे। लेकिन फिर वही फैक्टर काम आता है, जिनके पास जैसा पैसा होगा वह उसी प्रकार के परिवहन माध्यम में यात्रा करेंगे। ऐसे तो सरकार क्या दे रही है? अनुदान दे रही है। जैसे लोग जाते हैं कहाँ पर? आपके मक्का मदीना, किसके लिए जाएंगे भाई? धार्मिक आधार पे। तो सरकार क्या देगी? उनको अनुदान देगी। क्या देगी? अनुदान देगी। तो कई लोग हैं जो पर्यटन करने जाते हैं। क्या बेटा? कहाँ पे? मक्का मदीना। ये मक्का मदीना है, सऊदी अरब में है ना। जो इस्लामिक जो धर्म है उसका प्रमुख क्या है? धार्मिक क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में जाने के लिए सरकार क्या देती है? अनुदान देती है। ऐसे ही कई लोग हैं जो भारत में भी विभिन्न क्षेत्रों पर यात्रा करते हैं, तो सरकार विशिष्ट समयों में उनको क्या देती है? छूट देती है यात्रा के अंदर, ठीक है। तो सरकारें क्या कर रही है? धार्मिक आधार पर पर्यटन को महत्व प्रदान कर रही है। धार्मिक आधार पर क्या कर रही है? पर्यटन को महत्व प्रदान कर रही है। ऐसे ही पर्यटन को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? ऐतिहासिक कारक है, बताया था। सांस्कृतिक कारक है, राजनीतिक कारक है। ये सारे कारक पर्यटन को प्रभावित करते हैं। ऐतिहासिक कारक है, धार्मिक कारक है, सांस्कृतिक कारक है, राजनीतिक कारक है, परिवहन है, और जनसंख्या की आर्थिक स्थिति है। बेटा ये सारे कारक है पर्यटन को प्रभावित करते हैं। बताओ समझ में आ गया क्या? यस सर। अब ये कल हमने नहीं पढ़ाया था, आज देखते हैं कि पर्यटन जो है हमारा, उसमें जो पर्यटन के क्षेत्र है, पर्यटन के क्षेत्र वो किस प्रकार से आकर्षण के केंद्र बने हैं? आकर्षण के केंद्र। पर्यटन क्या है? आकर्षण का केंद्र है। किस प्रकार से? भाई कौन कौन से कारक है जो पर्यटन क्षेत्रों को आकर्षण का केंद्र बनाते हैं? आकर्षण का क्या बनाते हैं? केंद्र बनाते हैं। कैसे बनाते हैं बताइए। जैसे पहली बात करें, इसकी लैंग्वेज ही बेटा ऐसी आएगी
बहुत ही हमें समझ करके लैंग्वेज लिखनी है। जलवायु की बात करें कि जो जलवायु क्षेत्र सुखद होता है उन जलवायु क्षेत्रों में ज्यादा लोग जाना पसंद करते हैं और वह लोगों के आकर्षण का केंद्र बनता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की कौन सी जलवायु की? भूमध्य सागरीय जलवायु की। हमने भारत के पश्चिमी भाग की बात की, भारत के उत्तरी भाग की बात की। तो ये जो क्षेत्र है वो जलवायु की स्थिति के आधार पर पर्यटन के केंद्र बने हैं। दो तरीके से जलवायु को देखेंगे कि जो लोग जलवायु परिवर्तन की स्थिति, जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते क्या करते हैं? पर्यटन करते हैं। उनमें देखें तो आपके शीत प्रदेशों के लोग हैं, आपके शीत ऋतु में पठारी मैदानी भागों में, मैदानी भागों में पर्यटन करते हैं। कहाँ पे पर्यटन करेंगे बेटा? मैदानी भागों में, ठीक है। और आपके मैदानी भागों के लोग हैं या पठारी भागों के लोग हैं वो ग्रीष्म ऋतु में कहाँ पर? पहाड़ी क्षेत्र या पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन करेंगे। बताओ ये चीज समझ में आई क्या? जलवायु भिन्नता है या जलवायु परिवर्तन है वो मनुष्य का एक स्वभाव है। उस स्वभाव के कारण व्यक्ति शीत प्रदेशों के जो लोग हैं शीत ऋतु में मैदानी भागों में पर्यटन करेंगे और मैदानी भाग के जो लोग हैं वह आपके ग्रीष्म ऋतु में पहाड़ी क्षेत्रों में क्या करेंगे? पर्यटन करेंगे। क्या करेंगे? पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन करेंगे। विश्व के सभी प्रदेशों की यही स्थिति है, चाहे वो टुंड्रा प्रदेश का रीजन ले लो, चाहे यूरोप के जो भाग है उनका रीजन क्षेत्र ले लो, चाहे आपके अमेरिका के भाग है उनका वो क्षेत्र ले लो। सबकी यही स्थिति है कि जलवायु परिवर्तन के कारण वह सुखद जलवायु क्षेत्रों में, भाई एक ही एक जलवायु में रह रहा है तो हो जाता है परेशान। वो क्या करेगा? विपरीत जलवायु क्षेत्र में जाएगा और अपने अवकाश के दिनों को बिताएगा, अपने अवकाश के दिनों को बिताएगा। तो बताओ समझ में आएगी बात? भाई समझ में आ गई क्या? यस सर। यस सर। विपरीत जलवायु क्षेत्रों में जाएगा और अपने अवकाश के दिनों को बिताएगा। इसके अलावा अगली बात करते हैं बेटा भूदृश्यों की। ये लिख देता हूं मैं, ये उतारते भी जाइए ना। भूदृश्य देखो, पृथ्वी के विभिन्न भागों में अलग अलग स्थलाकृतियां बनी है, ये तो हमने जाना है भाई। सारी स्थलाकृतियां, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, सारी स्थलाकृतियों के आपने पढ़ा है कैसे बनती है, क्यों, किस प्रकार से इनका महत्व है, कैसे परिवर्तन में आता है, कौन कौन सी स्थलाकृतियां किस किस प्रकार से परिवर्तित होती है, ये सारी चीजें हमने जानी है। अब हम देखें कि भूदृश्य और भू आकृति दोनों में अंतर समझाया हुआ है। भूदृश्य और भू आकृति में क्या अंतर है? देखो किसी एक स्थान पे कोई एक विशिष्ट आकृति कहलाती है भू आकृति, लेकिन एक स्थान पर विशिष्ट एक आकृति नहीं कई आकृतियों का समायोजन कहलाता है भूदृश्य। कई आकृतियों का समायोजन कहलाता है भूदृश्य। तो भू आकृति और भूदृश्य में अंतर है। हम किसकी बात कर रहे हैं? भूदृश्य। हम किसी एक आकृति को देखने के लिए नहीं जाते हैं, हम एक भूदृश्य का आनंद लेने के लिए हम क्या करते हैं? पर्यटन करते हैं। तो हमारे जितने भी भूदृश्य है, चाहे आपके तटवर्ती भाग हैं, चाहे आपके पर्वतीय क्षेत्र हैं, इन समस्त भागों में विभिन्न भूदृश्यों के आधार पर हम क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। जैसे आपके हम उत्तरी भाग की बात करें तो जम्मू कश्मीर है,
कुल्लू मनाली है, ठीक है, ये हिल स्टेशन है, वो क्या करते हैं, आपको आकर्षित करते हैं। दक्षिण में देखिए तो ऊटी है, उड़गमंडलम, ये क्या करते हैं, हमें आकर्षित करते हैं। ये जो हमारा प्राकृतिक सौंदर्य है, ये भूदृश्य है, वो हमें आकर्षित करता है और हम उसी आकर्षण के कारण वहां पर भ्रमण करने जाते हैं। तो भूदृश्य का मतलब है कि जो लोग हैं इस पर्यावरण के अंदर या इस पर्यावरण में बनी हुई विशिष्ट आकृतियों के आधार पर क्या करते हैं, पर्यटन कार्य करते हैं और पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। कि समुद्री क्षेत्रों में जाते हैं, कईयों का जो जाने का घूमने का जो मन होता है वो हिल स्टेशनों में होता है, कईयों का मैदानी भागों में होता है। तो जैसे जैसे उनका मन होता है उसी प्रकार के भूदृश्यों में वो क्या करेंगे, पर्यटन करेंगे। इसके बाद हम बात करें इतिहास और कला की, ये भी इंपॉर्टेंट ही बात है। इतिहास व कला, देखिए ऐतिहासिक परिदृश्य को जानना सभी मनुष्यों का स्वभाव है और विभिन्न कलाकृतियां जो हमारे प्राचीनतम इतिहास के दौरान निर्मित हैं, जो हमारे जो पहले के इतिहासकारों ने जिन कलाकृतियों का निर्माण किया है, जिन कलाकारों ने जिन कलाकृतियों को बनाया है, उन कलाकृतियों को देखने के लिए हम विभिन्न ऐतिहासिक क्षेत्रों का भ्रमण करते हैं। अभी अपने माइंड में है कि हम किस प्रकार के क्षेत्र में जाएं। हम जैसे राजस्थान का इतिहास जानेंगे तो यहाँ के विभिन्न जो क्षेत्र है, किले हैं, ठीक है, और यहाँ किलों में बड़ी चित्रकारियां है, उनके ऐतिहासिक परिदृश्य, उनको देखने के लिए राजस्थान के विभिन्न भागों में जाएंगे, जयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, इन क्षेत्रों में किलों की चित्रकारियां देखेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपके बात करें हम, जैसे आप भारत के किसी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए बिंदुओं को जानने के लिए जाओगे तो आप जलियांवाला बाग में जाओगे, ठीक है। तो ये सारी ऐतिहासिक घटनाएं हैं और इन ऐतिहासिक घटनाओं को जानने के लिए हम विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों में जाया करते हैं, विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों में जाया करते हैं। बताओ समझ में आएगी नहीं बात मेरी, भाई आएगी नहीं है बात मेरी? इसके अलावा यस सर। और भी, जैसे मान लो कोई पुरातात्विक विभाग है, पुरातात्विक विभाग ने कोई खोज की है और हम उन खोजों को जानने के लिए हम पुरातात्विक संग्रहालयों में जाते हैं, पुरातात्विक संग्रहालयों में जाते हैं और वहां की जो खोज है उनको हम पता लगा दे। हिस्ट्री के विद्यार्थी बैठे होंगे यहाँ पे, इतिहास के विद्यार्थी है कि नहीं है? यस सर। तो इतिहास के विद्यार्थी है, आप पर्यटन करना चाहोगे तो आप कौन से क्षेत्रों में पर्यटन करना चाहोगे? भाई जहाँ पे पुरातात्विक आपकी जो वस्तुएं हैं वो संग्रहालयों में पड़ी है, उनकी जानकारी के लिए जाओगे, या कोई ऐतिहासिक जो आपके स्थल है, जैसे जयपुर आपने देखा, जयपुर के अलावा चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, जैसलमेर है, जहाँ पे रणथंभौर है, जहाँ पे कई प्रकार के युद्ध हुए हैं और उन युद्धों की जानकारियां आपको वहां से मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, उन ऐतिहासिक स्थलों पर भ्रमण करना पसंद करेंगे, ठीक है। यह आपको जो ड्राइंग के विद्यार्थी है, जो कला के विद्यार्थी है, वो विद्यार्थी उन क्षेत्रों में जाएंगे जहाँ पे विभिन्न प्रकार की कलाएं बनाई गई है, विभिन्न प्रकार की कलाएं बनाई गई है, जैसे बूंदी है, टोंक है, आपके भीलवाड़ा क्षेत्र है, उदयपुर का भाग है, जहाँ पे कई प्रकार की कलाकृतियां आपको देखने को मिलती है। आप उन प्रदेशों में जाना क्या करोगे, पसंद करोगे। तो इतिहास और कला भी क्या है, पर्यटन को आकर्षण प्रदान करती है, ठीक है। इसके बाद में आपके मुख्य है संस्कृति और अर्थव्यवस्था, संस्कृति और अर्थव्यवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। देखो संस्कृति जो है हमारी, वो सबसे मेन है जो हमें
हमारे धार्मिक क्षेत्रों से जोड़ती है, हमारे सामाजिक प्रतिरूपों से जोड़ती है, और हम क्या करते हैं, हम हमारे मानव जातीय और स्थानीय रीतियों को पसंद करते हैं। और मानव जातीय और स्थानीय रीतियों को पसंद करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, भ्रमण करते हैं। क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं। और अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का मतलब है हम कमाने के लिए, हमारे बिजनेस के काम से भी हम क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं। हम आर्थिक रूपरेखा को प्राप्त करने के लिए भी क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं। जैसे अब यहाँ पे दो चीज समझ में आनी चाहिए आपको कि संस्कृति जो है उसमें लोग अपने धार्मिक मान्यताओं के लिए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं, भाई अपनी सामान्य भाषा में बोलते हैं जात देना, जानते हो? भाई जात देना का मतलब जानते हो? जात, जात का मतलब है जो भी आपके जो बच्चा है जिसने हाल ही में जन्म लिया है तो उनको अपने लोक देवता के पास ले जाना, ठीक है, और बोलते दोग दिलाना, जात दिलाना। तो ये कौन सी मान्यता है बेटा, अपनी सांस्कृतिक मान्यता है, ठीक है। और जैसे कोई शादी विवाह समारोह जो भी होता है उसके लिए विशिष्ट कार्य के लिए हम क्या करते हैं, अपने लोक देवता या इष्ट देव के मंदिर में जाते हैं, ठीक है। अब चाहे वो कितनी दूर क्यों ना हो, ठीक है। अब आपकी हालत चाहे आर्थिक स्थिति खराब क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप क्या करोगे, अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को अपनाओगे, और सांस्कृतिक परंपराओं को अपना करके क्या करोगे, आप उन क्षेत्रों में जाओगे। यहाँ पे दो स्थिति है कि अगर मान लो आपके पास में आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप एक अच्छे परिवहन के माध्यम से चल जाओगे, वहां पे 2-4-5 दिन रुक जाओगे अवकाश के दिनों में, ठीक है। और वहां पर हम भाई कहीं पर भी पर्यटन को बढ़ावा मिलता है कि वहाँ होटल में भी रुक जाएंगे, ठीक है, या वहाँ कोई जो भी रुकने का गेस्ट हाउस है वहां रुक जाएंगे। अगर आपकी आर्थिक स्थिति नहीं है तो आप जाओगे और सीधा आ जाओगे, और अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर ही आप किसका चयन करोगे, परिवहन माध्यम का क्या करोगे, चयन करोगे। लेकिन आप धार्मिक मान्यताओं को पूरा जरूर करोगे। ये हमारी क्या है, सामाजिक रूढ़ियां है, और सामाजिक रूढ़ियों को हमें अपनाना ही पड़ता है, क्योंकि हम समाज से जुड़े हुए हैं। हम किस जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़े हुए हैं। कोई व्यक्ति मान लो किसी के मांगलिक कार्य हुआ है और वो इसको नहीं मानता है तो समाज के लोग बोलते हैं ऐसा उसने नहीं किया। तो कई प्रकार की भ्रांतियां हमारे सामने आ जाती है। तो सांस्कृतिक रूपरेखा है जिसमें हमारे जितने मंदिर है वो किसको आकर्षित करते हैं, पर्यटन को आकर्षित करते हैं। देखना आप कहीं भी जो मंदिर है जहाँ पे लोग आपके सांस्कृतिक गतिविधियों को पूर्ण करने के लिए जाते हैं, उन मंदिरों में आपको कई प्रकार की भी भीड़ मिल जाएगी। कई प्रकार के वहाँ पे होटल है, कई प्रकार की दुकानें हैं, वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी, क्योंकि उस पर्यटन के साथ साथ लोग क्या प्राप्त कर रहे हैं, रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। और हम किसके आधार पर जा रहे हैं वहाँ पे, हमारी सांस्कृतिक मान्यताओं के आधार पर जाते हैं, और हमें जाना ही पड़ता है। तो वहाँ भीड़ निश्चित तौर पर होगी ही होगी, ठीक है। इसके अलावा बता रहा है कि आर्थिक जो अर्थव्यवस्था का रूप है उसमें भी लोग हैं। भाई हमें कोई काम है, कोई मार्केटिंग का बंदा है, मार्केटिंग का काम कर रहा है, या किसी कंपनी में उसका बिजनेस है, और बिजनेस के लिए उसको बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपने क्लाइंट से मिलने के लिए कहीं कहीं जाना पड़ता है। तो वो कहीं जाएगा तो वह भी क्या है, उसका कार्य करने के लिए जाना, भाई ऐसा तो वो मन नहीं है उसका, लेकिन कार्य करने के लिए वो जाएगा ही जाएगा। और ये क्या करेगा भाई, पर्यटन का आकर्षण केंद्र होगा। यानी जो भी औद्योगिक प्रदेश है, जितने भी औद्योगिक प्रदेश है, जितने भी बाजार क्षेत्र है, वह भी पर्यटन के केंद्र होंगे। अब वो गया है अपने काम के लिए तो देख रहा है भी मैं आया हूँ तो मैं यहाँ के आसपास की चीजें देख के ही जाऊंगा, तो वो क्या करेगा, वहां पर जा करके घरों में रुकेगा, ठीक है, और अपने व्यापार को बढ़ाने के साथ साथ वह पर्यटन कार्यों को भी क्या करेगा, प्रभावित
पर्यटन को भी करेगा, मतलब वहां पे भ्रमण भी करेगा। तो इसमें जितने भी बड़े बड़े नगर हैं उनमें पर्यटन के विभिन्न स्रोतों को देखने के लिए वो जाएगा। तो ये आकर्षण का केंद्र है। ये क्या है? आकर्षण का केंद्र है। तो संस्कृतियां और अर्थव्यवस्था, यानी व्यक्ति धार्मिक मान्यताओं को मानते हुए और अपने रोजगार के लिए भी क्या करता है बेटा? पर्यटन करता है। धार्मिक मान्यताओं को मानेगा और किसको? रोजगार के लिए भी क्या करेगा? पर्यटन करेगा। तो बताओ, पर्यटन को आकर्षित करने में एक तो जलवायु का, एक भूदृश्यों का, इतिहास का, एक रोजगार प्राप्ति के स्रोत और एक सांस्कृतिक गतिविधि यानी धार्मिक गतिविधि, इनका तो अहम रोल है। इसके साथ एक नवीनतम और है बेटा, प्रश्न आता है इसका, यहां पे लिख रहा हूं, चिकित्सा पर्यटन। चिकित्सा पर्यटन प्रश्न आ चुका है इसका। चिकित्सा पर्यटन है, यहां मैं बात करूं तो हमारे देश में, हमारे देश के लोग ही नहीं, बाकी विश्व के विभिन्न देशों के लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि भारत की जलवायु है वो कैसी है? वैसे तो उष्णकटिबंधीय है लेकिन अनुकूलतम जलवायु है। और यहाँ पर भारत है, इंडोनेशिया है, हमारे भारत और भारत के पड़ोसी देश है। इसके साथ हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ये जो देश है वो क्या है? आपके अल्ट्रावायलेट रेज, यानी आप बोलते हो जिन्हें एक्सरे किरणें जो होती है ना, और पराश्रव्य किरणें जो आपके सोनोग्राफी वाली जो किरणें होती है, इनका एक्सपेरिमेंट यहाँ पे क्या है? चिकित्सा पर्यटन बहुत ज्यादा विकसित है हमारे कंट्रीज में। तो चिकित्सा पर्यटन बहुत ज्यादा, चिकित्सा का जो क्षेत्र है बहुत ज्यादा विकसित है। और चिकित्सा के क्षेत्र के विकसित होने के कारण यहाँ दूर दूर के लोग हैं वो किसके लिए आते हैं? चिकित्सा कार्यों के लिए आते हैं। कौन कौन से देशों में? हमारे देश में और हमारे पड़ोसी देशों में। कौन सी विधा को इसमें बताया गया है? पर्यटन को इसमें बताया गया है। किसके लिए भाई? वो इलाज कराने आते हैं यहाँ पे। क्या कराने आते हैं? इलाज कराने। इलाज के लिए हमारे पास में उन्नत तकनीकी है चिकित्सा की। इलाज उन्होंने करवाया, इलाज करा के वो क्या हो गए? बिल्कुल ठीक हो गए। ठीक होने के बाद में क्या करते हैं बेटा? वो आग तो गए ना, वो क्या करेंगे? भ्रमण करेंगे। ठीक होने के बाद क्या करेंगे? भ्रमण करेंगे। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। आते तो इलाज कराने के लिए हैं और बाद में क्या करते हैं? वो चिकित्सा कार्य हो गया, उसके दौरान जितने दिन रुकते हैं वो क्या करेंगे? ठीक होने के बाद भ्रमण कार्य करेंगे। इसमें बताया गया आंकड़े कि 2005 में लगभग 55,000 रोगी है वो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से आए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से लगभग 55,000 रोगी 2005 में हमारे आए थे इलाज करवाने के लिए। हमारे टेक्नोलॉजी है पराश्रव्य तरंगे, यानी आपके सोनोग्राफी, एक्सरे आदि की जो अपनी टेक्नोलॉजी है उसके आधार पे लोग यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा बेस्ट डॉक्टर्स टीम हमारे यहाँ है और उन्नत चिकित्सकीय पद्धति यहाँ पर है। इस कारण से यहाँ पर लोग आते हैं और वो क्या करते हैं? अपना इलाज कराते हैं। ठीक होने के बाद में क्या करते हैं? पर्यटन करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। तो कौन कौन से देश है? हमारे भारत है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ये सारे विकासशील देश है। वो क्या करते हैं? विकसित देशों को क्या है? चिकित्सा की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। किसकी सुविधा? विकसित देशों को। इसमें भारत है वो प्रमुख देश गिना जाता है। तो बताइए, समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या बेटा? यस सर। भाई पहले इलाज कराने के लिए आए, ठीक हो गए और उन्होंने क्या किया? पर्यटन किया। ऐसे पर्यटन को क्या बोलते हैं? चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। इससे भी हमें बहुत ज्यादा लाभ हुआ है। बताओ, क्लियर है क्या? पर्यटन को आकर्षित करने वाले केंद्र हमने पढ़ लिए ना, जो भी क्षेत्र है पर्यटन को। ठीक है, हमने पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़ लिए। ओके बेटा? यस सर। नेक्स्ट में चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप पढ़ेंगे। ओके ठीक है सर। वो नोट्स तो खुल रहे नहीं है।
बेटा वो नोट्स की अपनी प्रॉब्लम नहीं, ईआरपी की समस्या है जो सर मैंने बोल दिया सबको ना, ईआरपी की। व्हाट्सएप पे भेज दो।